very terrific man, Modi of India, and that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified. ट्रंप का टैरिफ बम फूट चुका है, उसके निशान भी दिखने लगे हैं और अब आया है ट्रंप का एक और बयान कि मैंने ही तो धमकी देकर भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाया। आज के शो में इसी पर बात करेंगे। 50% टैरिफ के बाद लाखों करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। 10 लाख नौकरियों पर भी संकट बताया जा रहा है और सरकार से तुरंत उपाय खोजने की अपील भी की जा रही है। विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन ये उपाय क्या हो सकते हैं? क्या भारत उल्टा टैरिफ लगाएगा या घरेलू बाजार में संभावनाएं खोजी जाएंगी? जीएसटी दरों में संभावित कटौती क्या रोल इसमें निभा सकती है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। फिर बात करेंगे भारी बारिश और बाढ़ के बाद उपजे हालात की। जम्मू में तबाही मची हुई है। वैष्णो देवी में हुए हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पंजाब और हिमाचल में भी हालात ख़राब हैं। सारे ब्यौरे देंगे। बात भारतीय विदेश मंत्रालय की भी होगी, जिसने गजा में पत्रकारों की हत्या की निंदा की। दिग्गज बॉलिंग ऑलराउंडर आर अश्विन के आईपीएल से अचानक लिए गए संन्यास की भी खबर देंगे, जिसने एक बार फिर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharati University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये कहा जाए कि मनमाने फैसले और अनर्गल बयान देना ट्रंप के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं तो शायद ही कोई अतिशयोक्ति हो। बीते रोज उन्होंने फिर से भारत पाकिस्तान सीज फायर और टैरिफ पर पुराने राग दोहराए। कहा दोनों देशों के बीच एटमी जंग होने वाली थी, टैरिफ की धमकी दी, तब जाकर के कहीं 5 घंटे बाद सीज फायर हुआ। India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. ट्रंप के इस बयान को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये बयानबाजी हो गई। अब खबर पर आते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को अमेरिकी बाजार में कंपैरेटिवली सस्ते दामों पर बेच सकते हैं।
इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम हो सकती है। ऐसे में भारतीय व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनकी चिंताएं सामने आ रही हैं। मेरा काम मूर्तियों का है। जो ट्रम्प जी ने ये जो लगाया है 50% का इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी, ये बहुत गलत है। इसके लिए मोदी जी को भी एक काम करना चाहिए कि जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके भी बदले में 50% से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये होगा, अमेजोन की सेल कम हो जाएगी, फ्लिपकार्ट की सेल कम हो जाएगी, उससे फुटके व्यापारियों में व्यापार बढ़ेगा, तो उसका कुछ विकल्प फ़ायदा होगा इंडिया में भी इस चीज़ का। मोदी को बदले हुए करना चाहिए ऐसा। हम समझते हैं नुकसान की बात तो यह है, 27 सितंबर पे जो ऑर्डर जाने वाले थे जिनको होल्ड कर दिया गया है, वो व्यापारी बहुत कष्ट में है, क्योंकि उनका माल तो तैयार है। हाँ, जो मुरादाबाद से माल जो एक्सपोर्ट होने वाला था अमेरिका के लिए, जिन ऑर्डरों का माल हमने तैयार कर रखा है, जिसको हमें एक्सपोर्ट करना था, जो रुके हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अब गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो जो कारीगर हैं या जो व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने उनके लिए माल तैयार करा है, उसके नुकसान की भरपाई कैसे हो, उसके लिए उन्हें एक राहत पैकेज देना पड़ेगा। दूसरी बात, मुरादाबाद हिंदुस्तान, अगर हम अमेरिका की बात करें और ट्रम्प की बात करें, तो ट्रम्प की नीति है यू टर्न लेने में मास्टर है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हल निकले वार्ता में, जैसे अभी मोदी जी ने कहा हम झुकेंगे नहीं, तो मोदी जी की उनकी बात चल रही है, जो भी निगोशिएशन होगा, तो जब तक उन्हें एक राहत पैकेज दिया जाए, और जो उनको जो अमेरिका में जो माल है, हमने सुना ये भी है, उनके भी स्टोर्स खाली हो रहे हैं, उनके यहाँ जो लेबर है वो ज़्यादा कॉस्टली है हमारे मुकाबले, हमारा माल उन्हें सस्ता पड़ता है। अगर वो उस माल को लेने के लिए अपने यहाँ बनवाएंगे, अपने कस्टमर्स को भी तो कुछ देंगे वो, तो उन्हें कॉस्टली पड़ेगा वो। अभी ये जो ट्रम्प भी देखेंगे, अभी ट्रम्प ने जो झुकाने की नीति रखी थी, मोदी जी ने झुकने से मना कर दिया है, स्वदेशी अपनाने के लिए जोर दिया है उन्होंने। लेकिन ये तो 2-4-6 महीना क्रूशियल पीरियड है, इसको निकालने के लिए एक राहत पैकेज दें, ताकि यहाँ के जो छटनी जो कारीगरों की या जो कर्मचारी हैं या जो लेबर के लोग हैं, उनका इफेक्ट ना पड़े। इस बीच व्यापारियों और उद्यमियों के एक बड़े संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने गहरी चिंताएं जताई हैं। CTI के मुताबिक करीब 10 लाख नौकरियों को खतरा है। संगठन के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा, एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों के विकल्प तलाशने की बात कही। अपील तो ये भी है कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए। व्यापारियों की इन चिंताओं की वजह भी है। हमने कल यानी 26 अगस्त के शो में बताया था कि टैरिफ के चलते नोएडा, सूरत और तिरुपुर की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। ऊपर आपने देश के अलग अलग हिस्सों से आई प्रतिक्रियाएं भी सुन ली हैं, चाहे बात सूरत के डायमंड पॉलिशिंग और टेक्सटाइल्स हब्स की हो, या पुणे और गुरुग्राम के ऑटो हब्स की, या केरल और आंध्र प्रदेश के सी फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स की। असर हर ओर पड़ने जा रहा है। आंकड़ों में बात कर लेते हैं। अमेरिका को भारत लगभग 7,59,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। मशीनरी 1,68,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,28,000 करोड़, ड्रग्स और फार्मा 92,000 करोड़, जेम्स एंड ज्वेलरी 87,000 करोड़, रेडीमेड गारमेंट्स 82,000 करोड़, केमिकल्स 37,000 करोड़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 36,000 करोड़ रुपए। बाकी के 1,29,000 करोड़ में अन्य सामान शामिल हैं, मसलन प्लास्टिक, लेदर, चावल, मसाले, सेरेमिक, तंबाकू इत्यादि। ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें अर्थशास्त्र की भाषा में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कहा जाता है, यानी कामकाज के लिए कामगारों की एक अच्छी खासी संख्या लगती है। ज़्यादातर कामगार हर दिन जो प्रतिदिन की कमाई होती है, जो दिहाड़ी जिसको कहते हैं, उस पर निर्भर होते हैं और उससे उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब उसी पर निर्भर होती है। और अब उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संकट है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? बीते रोज यानी 26 अगस्त को पीएमओ में हाई प्रोफाइल बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्य मंत्रालयों के मंत्री और आला अधिकारी मौजूद थे। विचार विमर्श हुआ और अब विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन की प्रतिक्रिया आई है। कहा है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित हैं, लेकिन मोदी सरकार देश के हितों की रक्षा करेगी। If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. Because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries. But the tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified and unfair. But our economy is strong enough. Our government will protect the interests of our country. And we will continue to look at markets for all resources
because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. इंडिया टुडे से जुड़ी करिश्मा असुदानी की रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के संपर्क में है। कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मसलन जिन सेक्टर्स पर असर पड़ रहा है सरकार की ओर से उन्हें सपोर्ट मिले, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन और सब्सिडी। निर्यातकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की भी मांग की है। ये स्कीम 2020 में लाई गई थी कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को सपोर्ट देने के लिए। इसके तहत सरकार जोखिम को कवर करती है, टारगेटेड तरीके से पूंजी का निवेश किया जाता है, इससे लेन देन का फ्लो बना रहता है, आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं। इनसे इतर एक बात और चल रही है कि ये अब अगर अमेरिकी बाजार में भारत की चीज़ें नहीं बिकेंगी तो क्या उन्हें भारतीय बाजार में बेचा जा सकता है, और क्या ऐसा होने पर ये चीज़ें भारतीयों को पहले से सस्ती मिलेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है, खासकर जो छोटे वॉल्यूम के एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें पैसों की तुरंत ज़रूरत होती है। अगर तुरंत दूसरे देशों में निर्यात का विकल्प नहीं खुलता तो ये व्यापारी भारतीय बाजार में ही अपना माल बेचने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में इन सामानों की कीमत में कमी आ सकती है। हालांकि बड़े वॉल्यूम के ट्रेडर्स सही बाजार ना मिलने तक अपना सामान रोके रख सकते हैं, मतलब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं हैं। तो ऐसे में उपाय क्या हो? हमारी नज़र पड़ी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे सौम्य भौमिक के लेख पर। भौमिक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो हैं और वैश्विक व्यापार के मुद्दों पर पकड़ रखते हैं। वो लिखते हैं, ये बात अब साफ है कि ट्रंप ने ये टैरिफ व्यापार में संतुलन लाने के लिए नहीं लगाया है। ये एक राजनीतिक हथियार है जिसके जरिए अमेरिकी खरीदारों और भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाने की हो सकती है, लेकिन भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे और नुकसान हो सकता है। इसकी जगह भारत को अपने घरेलू बाजार में संभावनाएं तलाशनी चाहिए। GST दरों में कटौती पर विचार हो ही रहा है ताकि फेस्टिव सीजन में लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कपड़ों, गैजेट्स और गाड़ियों पर कम टैक्स होगा तो लोग ये चीज़ें खरीद सकते हैं। भौमिक का कहना है कि भले ही भारत का घरेलू बाजार पूरी तरह से इस नुकसान की भरपाई न कर पाए, लेकिन राहत ज़रूर पहुंचाएगा। घरेलू मार्केट के साथ साथ भारत को दूसरे बाज़ारों में भी पहुंच बनानी होगी, मसलन पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के बाज़ार। इन देशों में ट्रेड मिशंस भेजे जाने की खबरें तो आई रही हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नई साझेदारियां बनाने के लिए किया जाना चाहिए। भौमिक आगे लिखते हैं कि ट्रंप ने अपने कदम से पिछले दशक की शायद सबसे मजबूत आर्थिक साझेदारी पर बट्टा लगा दिया। कुछ यही मानना है अमेरिका के जाने माने पत्रकार फरीद ज़कारिया का भी। ज़कारिया ने बीते 17 अगस्त को इस मुद्दे पर राय रखी, कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती भारत के खिलाफ अपनाया गया आक्रामक रुख है। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ बराबरी और समृद्धि का रिश्ता बनाने के प्रयास किए। इसमें उसके हित भी थे, चीन और रूस को काउंटर करने के हित थे, लेकिन इन रिश्तों से दोनों देशों को फ़ायदा भी हुआ। बिल क्लिंटन भारत आए, उनका दौरा बहुत सफल रहा। जॉर्ज बुश को एहसास हुआ कि चीन वैश्विक व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कुव्वत रखता है। उन्होंने भी भारत के महत्व का संज्ञान लिया। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी रुख बदला। दोनों देशों के बीच हुआ परमाणु समझौता मील का पत्थर साबित हुआ। बुश के बाद ओबामा प्रशासन ने भारत को बराबरी के साझेदार के तौर पर देखा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी जगह की पैरवी की। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में इस दोस्ती को बढ़ाया, क्वाड को मजबूत किया, और जो बाइडेन प्रशासन ने डिफेंस साझेदारी बढ़ाई। लेकिन अब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में इन 25 वर्षों के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। सवाल भारत की विदेश नीति पर भी उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने भारत को पूरी तरह से अमेरिका के पाले में डाल दिया। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि भारत ने भले ही गुट निरपेक्षता की नीति को उस तरह से फॉलो न किया हो, लेकिन सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की नीति लागू रही। इसे मल्टी अलाइनमेंट कहा गया। और अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ही जगह सारा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी दिखानी होगी। बिल्कुल स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स वाली बात है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर जगह किया जाता रहेगा ताकि कहीं स्थिति बिगड़े तो दूसरी जगहों से उसको बैलेंस किया जा सके, थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut.
पहली सुर्खी में बात देश में बाढ़ और बारिश से बने हालात की। पहले बात माता वैष्णो देवी की यात्रा की करते हैं। यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को लैंडस्लाइड हुआ। जैसे जैसे समय बीता खबरें बुरी होती गईं। मरने वालों की संख्या बढ़कर के 33 पहुंच गई, जबकि 23 लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने की आशंका है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कटरा हाईवे बंद हो गया है। ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी। इनमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए लोगों ने बताया हालात कैसे हैं, चीज़ें किस कदर प्रभावित हुए हैं, उनसे ही सुनिए। यहाँ से चले थे तो रास्ता में खाली बारिश हो रहा था। जब उधर से दर्शन करके आ रहे थे तो पहाड़ हो गिर रहा था। तो कम से कम 2 आदमी गिर गए थे। उसके बाद हम रास्ता बचाकर आगे आए। आते आते अर्धकुंवारी रुक गए। वहाँ से मालूम चला कि रास्ता बंद हो गया, अब नहीं जाने। तब नया रास्ता खुला तो 4 घंटे के बाद। परसों के आया हम यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बेजोर हो रहा है और ऊपर में से दर्शन करके आए थे। उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे हैं यहाँ से अपने घर जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इधर जम्मू में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते बाढ़ और जलभराव के हालात बन गए। जम्मू में पुल ढह गए, बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भी नुकसान हुआ है, जिससे लोगों से संपर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से बातचीत का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा, जम्मू के हालात को लेकर मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। लोगों की मदद का लगातार भरोसा दिलाने के लिए उनका आभार जताता हूँ। ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, लेकिन देश के बाकी हिस्सों खासकर पंजाब और हिमाचल का भी कमोबेश यही हाल है। 5 नदियों का राज्य पंजाब फिलहाल बाढ़ से बेहाल है। लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़ने के कारण पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरदासपुर के दुबरी में एक नवोदय विद्यालय में 400 से ज़्यादा छात्र और टीचर्स बाढ़ में फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। राज्य के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। वहीं रावी नदी में बाढ़ का प्रभाव भारत और पाकिस्तान की सीमा के कुछ इलाकों पर भी पड़ा है। पानी पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में भी घुस आया है। बीबीसी ने करतारपुर प्रोजेक्ट के डिप्टी सेक्रेटरी के हवाले से लिखा कि गुरुद्वारा करतारपुर में पानी घुसने से लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसके कारण कुल्लू और मनाली के बीच चंडीगढ़ मनाली हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश और बाढ़ ने कुल्लू और मनाली के कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ के स्कूल कॉलेज अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे उत्तर भारत में उम्मीद है कि चीज़ें जल्द बेहतर हों। इसी उम्मीद के साथ अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। गजा के नासर हॉस्पिटल में इजराइल ने 25 अगस्त को स्ट्राइक की थी। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 पत्रकार भी शामिल थे। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। भारत ने संघर्ष में हमेशा नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हमें पता चला है कि इजराइल के अधिकारियों ने इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी है। नासर हॉस्पिटल पर इजरायली हमले में मारे गए पत्रकारों में एसोसिएटेड प्रेस के फ्रीलांसर पत्रकार मारियान अबू दग्गा, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के लिए फ्रीलांसिंग करने वाले मुआज अबू ताहा और अहमद अबू अजीज शामिल थे। इजराइल की सेना ने नासिर अस्पताल पर हमला करने की बात स्वीकार की और कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से पत्रकारों की मौत को दुखद बताया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदव शोशानी ने कहा कि रॉयटर्स और एपी के पत्रकार निशाने पर नहीं थे। अगली सुर्खी, दिग्गज ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल क्रिकेटर के तौर पर मेरा सफर आज खत्म हो गया, लेकिन दुनिया भर की लीग्स में खेल को एक्सप्लोर करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। यानी हम और आप अश्विन को आईपीएल में तो खेलते नहीं देख सकेंगे, लेकिन अलग अलग देशों की बाकी लीग्स में वो दिख सकते हैं। बीसीसीआई का नियम ही कुछ ऐसा है। नियम कहता है कि कोई भी इंडियन क्रिकेटर विदेशी लीग्स में तब तक नहीं खेल सकता जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों से संन्यास ना ले ले। जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन अश्विन ने साल 2009 में आईपीएल में डेब्यू किया था।
17 साल के आईपीएल करियर में वे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। चेन्नई को 2010 और 2011 में मिली खिताबी जीत का हिस्सा रहे। आईपीएल में कुल 221 मैच उन्होंने खेले, 187 विकेट लिए। आईपीएल के इतिहास में अश्विन 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वेल प्लेड चैंप। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।